नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 27 तारीख थी उनकी डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला नहीं आया। हाँ, इस दफ़ा ऑब्ज़र्वेशन भी बड़ी कहना चाहिए बैलेंस रही। जबकि दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आज कल जैसे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई पंचायत कमेटी नहीं है, ना मसालती कमेटी है, तो सुप्रीम कोर्ट आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसला करे। आज जो पार्लियामेंट का इजलास था उसमें एकदम एक नई चीज़ डेवलप हुई, और वह ये हुई कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया, और एतमाद का वोट लेके तकरीबन 180 वोट वज़ीर आज़म को मिले। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर दो तीन बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात होगा और सेनेट के लेवल पर होना चाहिए, लेकिन उसका एक एजेंडा है, और वो ये कि इस मुल्क में इंतखाबात एक साथ हो और साफ शफाफ हो। और बाकी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मुझे आप घर भेजना चाहें एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा भेज दें, लेकिन हम फ़ैसला मानेंगे 3-4 का, 2-3 का फ़ैसला नहीं मानेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से हमारे पास जो आज गेस्ट हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये जो भी डेवलपमेंट हुई है क्या देखते हैं। हमारे साथ हैं जनाब अमानुल्लाह कररानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं यासीन आज़ाद, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम यासीन आज़ाद की तरफ आ जाते हैं। यासीन आज़ाद साहब, आप कैसे देखते हैं ये 1-2 दिन से जो बहुत टेंस माहौल चल रहा था, और ये 27 तारीख कही जा रही थी कि बड़ी अहम, लेकिन उससे पहले एक इत्तेहादी इजलास होता है, और आज पार्लियामेंट, और उसमें पार्लियामेंट में जनाब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जुडिशरी बैक हुई है और पार्लियामेंट जो है वो उसको ज़रा ज़्यादा ताकत हुई है आज जो एतमाद का वोट दिया गया है, वज़ीर आज़म को सपोर्ट मिली है, क्या कहते हैं? देखिए सर, पार्लियामेंट को मैंने पहली दफ़ा पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ते हुए देखा। मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि हमारी पार्लियामेंट सबसे कमज़ोर इदारा बन के रह गया है, और ये बात मैं इसलिए कहता था कि वक्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको प्ले करना चाहिए था। हर आदमी इस बात को तस्लीम करता है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है, वो कानून साज इदारा है, कानून बनाता है। और पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि पार्लियामेंट के मेंबरान ने पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो जंग है खुल के लड़ी, जिसके लिए मैं खुशी का इजहार करता हूँ। अब रह गया मामला कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, और जिस तरह आपने सवाल किया अनवर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के मतलब, मेरा भी अपना ये ख्याल था कि 27 तारीख को शायद अनवर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि 14 मई का इलेक्शन हर हाल में होगा या इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन मुझे आज वो कोई बात नज़र नहीं आई, और पार्लियामेंट में जिस अंदाज से आज पूरा दिन बहस होती रही, और बहस के बाद जिस एतमाद के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लिया, और मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, वो वाकया काबिल तारीफ़ था, और मैं ये समझता हूँ कि उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि आज हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या बेहतर ये नहीं होता कि पहले ही पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने मामला को तय कर लेते और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता? लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आज आप जो है ना, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हो गई हैं।
अब सवाल से ये पैदा होता है कि आप खुद ये बताएं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कायद पिछले 4 साल से ये मुसलसल कहता रहा कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ मिलके बैठने के लिए तैयार नहीं हूं, तो आज फिर एक दफा इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया और मुलाकात के लिए तैयार होकर बैठे हैं। मेरे नजदीक में आज भी ये बात दावे के साथ कहता हूं कि इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, मुज़ाकरात करें, लेकिन जिस तरह पीटीआई के लोगों ने आज 3 शराइत रखी हैं जो मैंने थोड़ी देर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि मई में असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे मेम्बरान को पार्लियामेंट के अंदर ले लें, और एक और कोई शर्त उन्होंने रखी है जो तीनों के तीनों नाकाबिल कबूल शर्तें हैं जो हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। हुकूमत हर हालत में अपने 5 साल पूरे करना चाहती है, और मेरा भी अपना ज़ाती ओपिनियन यही है कि जब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आपको 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं तो आपकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए हर हाल में, और मुद्दत से पहले असम्बली को डिज़ोल्व नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दफ़ा आपने देखें कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, आपने 2 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत थी, इवन कश्मीर में भी उनकी अपनी हुकूमत थी, वो पंजाब से भी गए, KPK से भी गए और आज़ाद कश्मीर से भी गए। तो अब शायद वो ये महसूस करने लगे कि हमारा रास्ता जो है खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात पे आ गए हैं। और अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे कामयाबी के कोई इम्कानात नजर नहीं आते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जहां तक आपने सवाल, जी 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 मैं बात कर, जी जी बोलें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जहां तक तल्लक है, आज मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 4 बजे के बाद कोई आर्डर आएगा, लेकिन आज कोई आर्डर नहीं आया। वो आर्डर शायद तो वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं शायद कामयाबी हो जाए तो उसके बाद कोई आर्डर करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब मजीद क्या कहता है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह तौर पर कह देता हूँ कि 14 मई को अब इलेक्शन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और न इलेक्शन होंगे। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर यही है कि चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन कराएं, ताकि हर सूबे के अंदर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट न हो। पर मैं ये समझता हूँ कि आप जब दो सर वजीर आजम ने कल इत्तेहादी इजलास में वजीर आजम ने कल खाली पंजाब की बात करते हैं, KPK की बात क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। कल वजीर आजम ने अपने इत्तेहादी, सर कल वजीर आजम ने, मेरी आवाज यासीन साहब को नहीं जा रही है क्या? हाँ आ रही है सर। यासीन साहब, कल वजीर आजम ने अपने इत्तेहादी, मैं डॉक्टर दानिश बात कर रहा हूँ, आ रही है आवाज, आ रही है सर जी। मैं ये आपसे आगे चल के बात करूंगा। कल वजीर आजम ने भी 2 टोक कहा था कि आइंदा इलेक्शन जो है वो आपके, मेरा ख्याल है इसको सही करें, लाइन को प्रॉब्लम हो रही है। अमानुल्लाह कुरानी साहब हमारे साथ हैं, हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ हैं जी। आवाज आ रही है? आ रही है सर जी। हसन रजा पाशा साहब, कैसे देखते हैं ये सारे गेम को आप? किस गेम को? गेम तो ओवर नहीं हो गई। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ यही कि गेम ओवर हो गया, ये नहीं हुआ है पार्लियामेंट की। जी 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 बोले सर। देखिए बात ये है डॉक्टर साहब के पाकिस्तान बार कौंसिल का पहले दिन से मुतालबा था कि 2 इदारे हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, और वो इदारे अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो मामला सारे ठीक हो जाएंगे। मेहरबानी होल्ड कीजिए, अपने आप को ठीक करेगी, प्लीज होल्ड ऑन, एक दूसरे के साथ बैठेंगी, एक दूसरे और अदम बर्दाश्त के कल्चर को खत्म करेंगी, बैठ के डायलॉग पे आएंगी तो कोई हल निकल आएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फुल कोर्ट मीटिंग हो जाती, सारे मौजूद जज साहबान बैठ जाते, कतारसिस हो जाता, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो जाते तो मामलात मजीद बेहतर हो जाते। अभी भी चांस है, अभी भी कुछ नहीं गया। देखे ना अब कितने अच्छे माहौल में दोनों ने बात की है, रिजल्ट पता नहीं क्या आता है, जो भी आता है। लेकिन एक बात जो खूबसूरती की है इसमें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान वहां पे सिटिंग हुई है, एक नशिस्त हुई है, और दूसरी नशिस्त कल 3 बजे के बाद हो रही है। ये भी बड़ी खूबसूरती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जो इदारा उनका पार्लिमान है वहां बैठ के अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे तो जो ख्वाहिश थी
जो हमने कहा था कि ये इस तरह का काम करें तो बेहतर हो सकता है, तो ये इस तरह हो रहा है। अच्छा सर, वजीर आजम साहब का तो दो टोक बयान है आज भी पार्लियामेंट से। आप क्या समझते हैं, क्या ये बेहतर हुआ कि उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया? क्या आप समझते हैं कि जिस जगह जो पार्लियामेंट चाहता था उसकी बालादस्ती हुई आज के जो भी आज का सूरत हाल रहा? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कल तक बहुत एग्रेसिव थी अब बैकफुट पे गई है? और ये कि जी अब उन्होंने तो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इलेक्शन या तो सितंबर में होंगे या अक्टूबर में होंगे, और उन्होंने जो एक एजेंडा रखा है वो एजेंडा ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन और सबके एक साथ इलेक्शन। अब सबके एक साथ इलेक्शंस में, और एक तरफ ये कहना है कि जी अक्टूबर या दिसंबर में, अक्टूबर या नवंबर में, तो हुकूमती पार्टी तो अपनी जगह बिल्कुल तैयार बैठी है कि इलेक्शन 14 मई को तो होनी ही नहीं है, अब होना है अक्टूबर या नवंबर को। तो क्या पीटीआई वहां तक जाएगी या उसका कुछ और स्टांस होगा सर? देखिए 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो रहे, ये तो हमने जब ये डेट पड़ी थी उस वक्त भी यही कहा था। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि गवर्नमेंट को भी मशरूत मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, उनको ओपन आर्म्स के साथ अपोजिशन को गले लगाना चाहिए। और अपोजिशन को भी रियलाइजेशन हो गई है, अपोजिशन ने ये रियलाइज कर लिया है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरे इत्तला के मुताबिक अपोजिशन इस बात पे भी राजी है कि अगर अक्टूबर में भी करने हैं तो कोई ऐसा कमिटमेंट हो जाए वो कि अक्टूबर में भी हो जाए, क्योंकि एक एप्रीहेंशन उनको ये भी है कि हो सकता है कि अक्टूबर से आगे चले जाए, कुछ 5-6 महीने साल और आगे चले जाए, तो वो इससे ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते। तो बैठने का मकसद यही है कि कोई बैठ के कौम को एक मैसेज दिया जाए कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं और वो एक डेट पे राजी हो गई हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में किसी फरीक का उससे डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाता है, अखलाकी तौर पे भी और अदरवाइज भी। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 2-3 के फैसले को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, वाज़े तौर पे कह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो भी कहा कि जी पंचायत कमेटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ये मसालती कमेटी नहीं है और इसको आइन और कानून पे फैसले करने चाहिए, तशरीह करना चाहिए, इन बातों से ज़्यादा मैं इसको वज़न दे रहा हूँ जो उन्होंने पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेके कहा ज़ोरदार तरीके से कि हम नहीं मानते 2-3 की वो आपके फैसले को, हम 3-4। तो अगर प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, काबीना, पीडीएम 3-4 को मानती है तो ये जो प्रोसीडिंग हो रही है इसकी फिर क्या हैसियत रह जाती है? देखिए, जहाँ तो हुकूमती इत्तेहाद इस जो मुमकिना मुज़ाकरात और उसका आगे जो सोल्यूशन निकलेगा उसको अवॉइड करते, कहते जी कि हम नहीं बैठते। जब आप सुप्रीम कोर्ट के ही मशवरे के तहत बैठ रहे हैं, बल्कि ये तजवीज़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दी कि हमारा आपस में रिकंसिलेशन हो रही है, मिल बैठ के हम कोई फैसला करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो जो तकरीर है प्राइम मिनिस्टर साहब की वो जज्बाती हो के उन्होंने कर दी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकली हुकूमती इत्तेहाद बैठ चुका है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के कमेटी रूम में बैठ के उन्होंने अपोजिशन के साथ एक नशिस्त की और दूसरी नशिस्त कल के लिए मुख्तस की गई है। आपको ये पता है कि अपोजिशन ने यानी इमरान खान साहब ने जो शराइत रखे हैं, वो जिस तरह हमारे यासीन आज़ाद साहब ने कहा कि वो नाकाबिले कबूल बल्कि नाकाबिले यकीन है, तो इन चीज़ों पे इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा आपको समझ में आता है? ये पहले से हुकूमत तैयार बैठी है कि आए बैठें और वापस जाएं? इस पे थोड़ा सा कमेंट्स करें सर, मैं आगे जाता हूँ। डॉक्टर साहब, बात ये है कि बहुत तो होते रहते हैं ना, डिमांड तो आप ऐसे चांद मांग सकते हैं, आपको किसने रोका है कि आप चांद ना मांगे? लेकिन बात जब मुज़ाकरात की होती है, कुछ ले दे की होती है, और जब तक दोनों फरीक स्टेप डाउन नहीं करेंगे ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद है चाहे वो अपोजिशन है।
दोनों को अपने अपने मौक़िफ़ से एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तो फिर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर विल है इनकी कि मुज़ाकरात को कामयाब करना है, अगर इनकी ये विल है कि हमने इस बहरानी कैफियत से मुल्क को निकालना है, तो फिर आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा दोनों फरीकों को। अच्छा सर, एक और सवाल करके किंद्रानी साहब की तरफ जाऊंगा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जी, क्या ये 3 हज़रात जो इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कोई फ़र्ज़ कीजिए फैसला करके खान साहब की तरफ जाते हैं, आपको यकीन है कि खान साहब उन फैसलों की पासदारी करेंगे? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब इसका जवाब देना। उसकी वजह ये है कि देखिए, पूरी कौम देख रही है इनकी तरफ, पूरी कौम की नजरें इन मुज़ाकरात पे हैं। अगर एक ये 3 रुकनी जो है कमेटी, ये कोई फैसला करके जाती है, तो उसको अनडू करना खान साहब के लिए शायद मुश्किल हो। अखलाकी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो है वो आपको पता है। IMF एग्रीमेंट रिग्रेट किया, तहरीक लब्बैक रिटर्न एग्रीमेंट रिग्रेट किया, अख्तर मैंगल के साथ रिटर्न एग्रीमेंट रिग्रेट किया, बाप के साथ रिटर्न एग्रीमेंट रिग्रेट किया, MQM के साथ रिटर्न एग्रीमेंट रिग्रेट किया, और एक लंबी फहरिस्त है, इंटरनेशनली वर्बल कई कमिटमेंट किए हैं वो रिग्रेट किया। आप समझ रहे हैं कि वो जिसके लिए वो 14 मांग रहे हैं, वो इन 3 हज़रात की कमेटी पे खान साहब जो हैं वो काबिले भरोसा होंगे? बहरहाल मैं आगे, यस बोले बोले बोले। मैं इस तमाम मामले को पॉजिटिव नजरों से देख रहा हूँ। चलें, अच्छी बात और पॉजिटिव, और उस वक्त तक पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक कोई नेगेटिव आ ना जाए। ठीक है सर, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह। किंद्रानी साहब से बात कर लेते हैं। किंद्रानी साहब, मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं? पार्लियामेंट कल इत्तेहादी जमात का इजलास हुआ, बड़ा सख्त बयान था वज़ीर आज़म का, पहली दफ़ा सुना। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कहते हैं लोग ये सारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही नतीजा है कि इतना सख्त और दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बुनियाद पर वज़ीर आज़म जो 2 कश्ती पे सवार थे, एक कश्ती पे आ गए। बिलावल भुट्टो जो कहीं इधर उधर घूम रहे थे वो भी रास्ते में वापस आ गए। और उसके बाद जनाब पार्लियामेंट से एतमाद का वोट भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट बैकआउट भी हो गई। क्या कहेंगे सर इन तमाम चीज़ों पे? सर, मैं तो इसको माशाल्लाह पाकिस्तान के कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम समझता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में जब आइन बना है 1973 से लेकर आज तक, या तो आइन का आर्टिकल 13 और 14 जब तरमीम हुआ था, उस वक़्त जो है पार्लियामेंट यकसू थी और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, और मुतफ़िक़ा तौर पर 13वीं और 14वीं तरमीम कर दी गई थी और पार्लियामेंट की बालादस्ती कर दी गई। दूसरी मरतबा जो है पार्लियामेंट मुतफ़िक़ थी 18वीं तरमीम के वक्त, जब सूबाई खुद मुख्तारी और NFC और इन मामलात को तय कर दिया गया। आज ये तीसरा मरहला है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम के लिए, कि पार्लियामेंट मुतफ़िक़ है। बाकी जहाँ तक तहरीक इंसाफ है, मेरी ज़ाती राय में तहरीक इंसाफ एक मसनूई क्रिएटेड कुव्वत है, जिसको एक कुव्वत बनाया गया मसनूई तौर पर। अब वो ये इसी तरह का कुव्वत है जिस तरह उसामा को लाया गया था और बाद में उस उसामा को उसमें दोबारा डब्बे में बंद करना मुश्किल हो गया था। अब इसी तरह इस शख्स को लॉन्च तो किया गया, अब इसको दोबारा जो है डब्बे में डालना जो है मुश्किल हो रहा है। जैसे सांप को, वो जो है सांप वाला उसको मुरली बजाता है, बाद में उसको अंदर डालने की कोशिश करता है, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता फिर। तो अब ये एक सांप है, इस सांप को यकीनन इस सियासत के बाहर फेंकना होगा। ये कोई सियासत या सियासी शख्स या सियासी जमात नहीं है मेरी नज़र में, ये एक बुलबुला है, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। बाकी खुश आइंद बात यह है कि पूरी कौम इस वक्त मुतफ़िक़ है, पार्लियामेंट मुतफ़िक़ है, अदालतें संजीदा हो गई हैं। अब जो कुछ समझते थे 3 जज साहबान, उन्होंने भी माशाल्लाह बात को समझ लिया है, हक़ाइक़ को, और वो भी अपने अपने जगहों पर वापस चले गए, अपने अपने मोर्चों पे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कौम के लिए मोर्चों पे वापस चले दिन है, खुशाइन दिन है। इसका मतलब है पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती कायम कर ली आज। मैं सर एक और बात जो अभी डिस्कशन हो रही थी कि ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात है ये क्या है सर? ये मजाक है
या इसका कोई नतीजा निकलेगा, कैसे देखते हैं सर? मुझे कह रहे हैं आप? जी जी, आपसे पूछा है सर, ये मुज़ाकरात है, मजाक है? हाँ हाँ, या इसका क्या? ये मज़ाकरात भी है, मजाक भी है, मज़ा भी है, तीनों चीजें हैं। तो इसलिए आप एंजॉय करें, और इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। और इस असेंबली को क्यों तोड़ें? मैंने पहले ही अर्ज किया, कौन सा उसने फतेह मक्का की है, कौन सा उसने K2 के पहाड़ चढ़ सर कर लिया है, कौन सा उसने जो फतेह खैबर किया है, कि क्यों आखिर असेंबलियाँ तोड़ी जाए किसी एक की ख्वाहिश पर। जो उसने खुद असेंबलियाँ तोड़ी हैं वो उसको फारसी में कहते हैं खुद करदारा इलाज नेस्त, खुद करदारा इलाज नेस्त। जो कुछ उसने खुद किया है उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आइन के तमाम शिकें भरी हुई हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। तो मैं समझता हूँ 5 साल के लिए कौम भी तैयार होती है, 5 साल के लिए वोटर भी तैयार होता है, और 5 साल मुद्दत में एक एक दिन में नए नए वोटर पैदा होते हैं, उनकी उम्र पूरी होती है, हल्का बंदियाँ होनी होती है। ये इलेक्शन सिर्फ वोट और डब्बे में वोट डालने का नाम नहीं है, इलेक्शन पूरे एक प्रोसेस का नाम है। मर्दमशुमारी भी इलेक्शन का हिस्सा है, आपका हल्का बंदियाँ भी मर्दम इसका इलेक्शन का हिस्सा है, वोटर लिस्ट का बनना ही इसका हिस्सा है। ये तमाम चीजें का अमल है जो 5 साल में मुकम्मल होता है। और जब तक वो तकमील न हो, 2018 का इलेक्शन भी गलत था, जल्दबाजी में साकिब निसार साहब ने करवाया था, उस वक्त भी मर्दमशुमारी का जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड नहीं हुआ, CCI में पेश नहीं किया गया, जिसके असरात आज तक हम भुगत रहे। अब भी किसी जल्दबाजी की बजाय पूरी तरीके से इसको टाइम देना चाहिए। मेरा बस चलता तो मैं इमरान खान का लीगल एडवाइजर आपको नामजद कर देता कि खुदा के लिए किसी लेवल पर तो ये कानूनी लेवल पर कहीं आ सके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं जनाब यासीन आज़ाद साहब कि ये ज़रा बताइए कि 2 चीज़ें आपसे पूछूंगा सर। एक तो ये है कि इस जो 3 रुकनी बेंच की अब क्या हैसियत रह गई जब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं कि हम 3-2 का फ़ैसला नहीं मानते हैं, हम 4-3 का फ़ैसला मानते हैं। एक तो फिर ये जो प्रोसीडिंग हो रही है इसका क्या होगा, मसलन क्या इसकी अहमियत रह गई। दूसरा, एक कानून बन गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो था वो अब कानून बन चुका है, नोटिफाई हो गया है। सर वो कहाँ खड़ा है आज? जी यासीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी यासीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर अमानुल्लाह कंगरानी साहब की आवाज़ आ रही है। बताइए यार, अमानुल्लाह कंगरानी साहब की आवाज़ उधर जा रही है, मेरी नहीं आ रही सर आपको? ज़रा टेक्निकल साहब, मैं फिर उधर चला जाता हूँ, क्या नाम है, हसन रज़ा पाशा साहब की तरफ। पाशा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? पाशा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है। ये कंगरानी साहब मेरा ख्याल है बोले जा रहे हैं। वो कंगरानी साहब कहीं बात कर रहे हैं तो वो उनकी आवाज़ आ रही है उनको, पाशा साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। यासीन आज़ाद आ रही है आवाज़ आपकी? आ रही है या? अच्छा, पाशा साहब मेरी आवाज़ आ रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब जो सूरत हाल है उसमें ये जो एक कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, वो सर मैं ज़ाहिर आपसे पूछना चाहूँगा कि वो तो कानून बन चुका है और नोटिफाई भी हो गया है, तो अब वो कहाँ खड़ा है सर, किस जगह खड़ा है? जी आवाज़ आ रही है मेरी? उनको भी आवाज़ नहीं आ रही है, हसन रज़ा पाशा साहब को। कंगरानी साहब कहीं और फ़ोन में बिज़ी हैं। साबिक सदर यासीन आज़ाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। यासीन आज़ाद साहब, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये मैं 2-3 का फ़ैसला हम नहीं मानते और हम फ़ैसला 4-3 का मानते हैं,
ये बड़ा एतमाद का वोट लेके पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है। तो ये अगर बयान उनका एक्सेप्ट किया जाए तो फिर ये जो प्रोसीडिंग हो रही है 3 रुकनी आपके जजेस की, उसकी क्या हैसियत रह जाती है। दूसरा ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था वो अब कानून बन चुका है, तो वो कानून अब कहाँ खड़ा है सर? देखें सर, जो आपने पहला सवाल किया उसका जवाब ये है कि लामाला जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की, उन्होंने भी यही बात की कि 4 और 3 का फैसला मानते हैं, 3 और 2 का नहीं मानते। और यही बात चाहे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ये कहते हैं कि ये 4 और 3 का फैसला है, और उसी फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान 4 और 3 की बात करते हैं, 3 और 2 की नहीं करते। अब ये जो सूरत हाल है, हमने इस सूरत हाल से मीट करने के लिए कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी एक रास्ता बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे और पहले ये तय कर लें कि ये 4 और 3 का फैसला है या 3 या 2 का फैसला है, क्योंकि ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से आ रही है कि 4 और 3 का फैसला है। इस लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने का बेहतरीन रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास यही था कि फुल कोर्ट कर लेते, फुल कोर्ट करने के बाद फैसला कर लेते 4 या 3 का है या नहीं है। अब पार्लियामेंट भी ये बात कहने लगी है 4 और 3 का फैसला है, और पब्लिक भी ये बात कहती है, और मैं भी ये कहता हूँ 4-3 का फैसला इसलिए है कि 4 जजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है। आप अब मुझे ये बता दें कि 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई, पंजाब की और केपीके की, सिर्फ पंजाब ही की क्यों बात हो रही है, केपीके की बात क्यों नहीं हो रही है? उसके मुतालिक आप क्यों नहीं कहते कि वहां भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे? क्या आपने कोई डेट मुकर्रर की है? तो क्या आइन का आर्टिकल 224 जो है, जो 90 दिन का डिमांड करता है, सिर्फ पंजाब के लिए है, केपीके के लिए नहीं है? तो बहुत सारे मामलात हैं जो हमें सर मेरा सवाल आपसे ये है ही नहीं, मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा, 4-3 आप भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनके 4-3 के जजेस ने कहा, वजीर आज़म ने आज पार्लियामेंट में ये कहा है हम 4-3 को मानते हैं। तो मेरा ये है कि ये जो प्रोसीडिंग हो रही है, ये जो अब प्रोसीडिंग हो रही है, इसकी क्या हैसियत है सर? इस हिसाब से अगर ये बात मान ली जाए पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की अगर बात मान ली जाए और 4 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले को भी मान लिया जाए, तो इसका मतलब है 3 रुकनी बेंच का जो जजमेंट है वो कोई जजमेंट नहीं है उनकी नजरों में, तब वो 4 और 3 की बात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले का हल कौन निकालेगा? इस मसले का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अकेले में नहीं निकाल सकता, फुल सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। ये बात तय हो जानी चाहिए 4 और 3 का है या 3-2 का है। मैं भी यही बात कहता हूं, पार्लियामेंट भी यही बात कहती है, लोग भी ये कहते हैं, और बात 3 और 2 की बात करते हैं। ये मामला अपनी जगह पे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस बात को हल करने के लिए एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के 13 जज अगर ये कह देते हैं। दूसरा, आपने जो ये एक्ट के मुतालिक बात की जी, सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्ट जब कानून बना ही नहीं था, तो आपने जो स्टे ऑर्डर दिया कि ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, या लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन कर दिया, वो कानून बन गया, तो आप ये बता दें कि आपका वो जो ऑर्डर जिसमें आपने कहा था इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसकी हैसियत क्या रह जाती है? इसका तो फैसला 2 मई को या 8 मई को जो डेट मुकर्रर है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल करना है। लेकिन मेरे नजदीक कानून अपनी जगह वजूद में आ गया है, मौजूद है अपनी जगह पे, और पूरे प्रोसीजर के बाद वो कानून पास हुआ है। आप ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि ये जो कानून बना है इसका कोई ऐसा क्लास ऐसी तो नहीं है जो बुनियादी हकूक से टकराव का है या कोई चीज है, लेकिन पूरे कानून को आप गैर कानूनी डिक्लेयर ठीक है, लेकिन एप्लीकेबल आप नोटिफाई हो गया तो एप्लीकेबल उसको कौन करेगा? जाहिर है उसको कौन एप्लीकेबल करेगा? 3 सीनियर कमेटी के मेंबरान। मैं जरा अमानुल्लाह करनानी साहब से पूछ लेता हूँ 2 चीज सर। जरा मुझे एक तो ये बता दें सर कि जी वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम तो 3-4 का फैसला मानते हैं, 2-3 का नहीं मानते, तो फिर सर ये जो प्रोसीडिंग हो रही है इसकी क्या हैसियत रह जाती है? एक दूसरा ये कि लॉ बन चुका है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो सर वो लॉ बन गया है, नोटिफाई हो गया है,
उसकी एप्लीकेशन कैसे शुरू होगी सर, कौन करेगा? आप मुझसे कह रहे हैं? जी सर, मैं आपसे कह रहा हूं सर। अच्छा, पहली तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे हैं उस पर खड़े रहें। खड़े होने का मतलब ये है कि जब आप ये कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक फैसला दिया, दूसरे 3 हैं, और ये सही कह रहे हैं, वो भी जज है, इसी पाकिस्तान के आइन के तहत उन्होंने हलफ उठाया है, और वो जज भी सीनियर तरीन जज हैं जो मेरिट पे आए हैं। और जो 3 जज साहबान बात कर रहे हैं उनमें से बल्कि मैं आज ये भी दावा करता हूँ जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी मेरिट पे नहीं आए। क्यों? जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से बतौर जज जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सीनियर थे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बिठाए गए, और इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले लाया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 2010 में हाई कोर्ट के जज बने, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 2009 में जज बने, और जनाब जस्टिस एजाज एहसन साहब भी अपने नंबर पे नहीं आए, और जनाब मुनीब अख्तर साहब भी अपने नंबर पे जज नहीं बने। तो इन तीनों का केस जो है कमज़ोर तरीन केस है, और सारे जो 4 जज हैं उनका मेरिट पे है, वो अपने नंबर पे आए, अपने मेरिट और सीनियरिटी पे है, नंबर 1। दूसरी बात है कि इसलिए हुकूमत खड़ा रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1997 SCMR 1901 कि जिस इदारे को, जिस तंजीम को, जिस अदालत को अगर कोई अख्तियार ही ना हो और कोई फैसला जारी कर दे तो वो जो है उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसको रूबा अमल न लाया जाए। जी कट गया। जी जी बोले सर, आवाज आ रही है रूबा आपकी। अमल न लाया जाए जी अरे अच्छा, उसको रूबा अमल न लाया जाए, उसको इग्नोर और नजरअंदाज कर दिया जाए, तो अदालत भी इसको अपना, हुकूमत भी इस फैसले को नजरअंदाज कर दे, और इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद कर दिया जाए, वो भी इसको नजरअंदाज कर दे। और जहां तक दूसरी बात है, जो एक्ट बन गया है इस प्रोसीजर का, तो वो जो बाइंडिंग इफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर उसकी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। नहीं तो सर ये लॉ जो है एप्लीकेबल कैसे होगा, कौन करेगा सर इसको? सर इसके एप्लीकेबिलिटी का यह है कि हुकूमत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो 3 रुकनी कमेटियों को एक दरख्वास्त भेजी जाए कि जनाब जो सो मोटो के अख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर अपना फाइनल जो है इसकी हैसियत का तयन करें। वो 3 रुकनी कमेटी के पास दरख्वास्त जाए और वो 3 रुकनी कमेटी उसका जायजा ले। यकीनी चीफ जस्टिस साहब इजलास नहीं बुलाएंगे और 2 की जो अक्सरियत का फैसला होगा उसके नतीजे में वो जो 1/2023 है सो मोटो केस का, वो अगर 4 जजों के फैसले की रोशनी में डिसमिस हो चुका है, इसकी कार्रवाई को वो कालादम करार दे दे वो कमेटी और कहे कि ये सो मोटो का वजूद ही नहीं है। जब वजूद नहीं रहेगा तो इलेक्शन कमीशन को भी फिर वही बात माननी चाहिए जो कमेटी की तरफ से उनको मिलेगा जजमेंट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं हसन रजा पाशा साहब की तरफ। वेलकम बैक जी। हसन रजा पाशा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म 3-4 की बात करते हैं तो 2-3 की नहीं करते हैं, तो फिर ये जो बेंच चल रहा है इसकी क्या हैसियत रह जाती है? कल ये फ़ैसला कोई दे देता है तो फिर इस फैसले को फिर क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर वज़ीर आज़म जब इनकार कर रहे हैं तो फिर क्या हुकूमत इसको मानेगी और क्या सूरत हाल होगा? दूसरी तरफ इसी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसको 8 रुकनी बेंच बनाकर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में उसको मुअत्तल कर दिया गया। फिर वही जो कानून था जो है वो बिल जो था वो एक्ट बन गया और उसको नोटिफाई किया पार्लियामेंट ने, और अब वो नोटिफाई होके कानून बन चुका है। तो अब अगर वो कानून बन चुका है तो फिर कानून के लिहाज से फिर क्या, अगर वो कानून बना हुआ है तो फिर सुओ मोटो नोटिस लेने का और ये जो बेंच बनाने का और ये सारा कुछ जो है वो कैसे तय होगा? क्योंकि चीफ जस्टिस तो 8 रुकनी बेंच के हवाले से उसे मुअत्तल कर चुके हैं, पार्लियामेंट नोटिफाई कर चुका है, तो 2 बड़ी यहाँ पर चीज़ है। इसको कैसे देखते हैं सर?
देखें, नोटिफिकेशन के हवाले से कोई स्टे नहीं था, इतना था कि आप इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते। और वो 8 रुकनी बेंच बना के एक तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अददी बर्तरी जाहिर कर दी कि हमारे पास 15 जजेस में से 8 जजेस हम हैं। अच्छा, दूसरी बात कि इसको जिस तरह रोका गया, हम एक बात सिमरन आ गई है तो मैं बताता चलूं कि हमने इस जो 8 रुकनी बेंच के जो ऑर्डर है स्टेटस को, उस पे हमने पाकिस्तान बार काउंसिल ने होस्ट की लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस, उसमें फिर फैसला हुआ। तो परसों 29 तारीख को हमने इसी मामले पे 1 पॉइंट एजेंडा है, ये जो इसी एक्ट के हवाले से है, वो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन बलोचिस्तान में हो रहा है, कोयटा में, 29 तारीख को 11:30 बजे दिन। मकसद हमारा ये है कि हम इस बात पे रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी और अदरवाइज भी, कि ये हमारी दरीना मुतालबात से जो मंजूर हुए, जिसमें 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, फिक्सेशन ऑफ केसेस, अर्जेंट नेचर के जो केस है विद इन 14 डेज, और रिव्यू पिटीशन में मर्जी का वकील हायर करने का जो है वो हक मिलना, ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो वकला के दरीना मुतालबात से जो पूरे हुए। टाइमिंग गलत है या सही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इसको ये देखते हैं कि क्या ये कानून चाहिए, और वो हमारे जब मुतालबे माने गए तो हम तो इसको दुरुस्त कानून तस्वर करते हैं। और टाइमिंग के हवाले से अगर कोई किसी को एतराज है तो वो जिस भी पोलिटिकल पार्टी को एतराज है वो अपना करते रहे। तो इसलिए ये तो बात मैं आपको बता रहा था कि बार काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव जो तमाम पाकिस्तान के हैं वो एक पेज पे इस वक्त खड़े हैं, और वो ये इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि ये इसको फंक्शनल होना चाहिए। ये डिमांड है पिछले 2 दहाइयों की वकला की। अब बात यह है कि जो दूसरा सवाल आपका कि इसकी क्या अहमियत होगी, 4-3 के फैसले की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो शायद आपको याद हो कि जिस वक्त ये फैसला आया था 3 रुकनी बेंच का, तो उस वक्त भी उस वक्त के लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल वो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि हमारी समझ के मुताबिक और हमारा ओपिनियन यही है कि 4-3 का फैसला है, जो कि थ्रू आउट उनका मौकफ रहा। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपने तौर पे जो देखा और जो समझ आई हमें और जो मशावरत की हमने, और उसके बाद जो अपनी राय दी, उसमें भी हमने ये कहा था कि ये 4-3 का है, क्योंकि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इसी केस प्रोसीजर्स के दौरान अपना एक फैसले जो है वो तहरीरी तौर पे दिए। तो इस तौर पे 4-3 का फैसला बनता है, जो कि हम इसी बात का